लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में इस समय बीजेपी के ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और आज लद्दाख बंद का आह्वान भी किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें हैं। लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसके बाद से लद्दाख के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मशहूर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बैठे थे और लोग लगातार इस तरह की मांग कर रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार सरकार से हो रही है और अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार का अशरफ, इस मांग पर क्या रुख है? कहीं ना कहीं सईद, आपने काफ़ी अहम सवाल पूछा है। ये प्रदर्शन जो है या ये जो मांग है, ये लद्दाख के लोगों के पिछले कई साल से है। दरअसल जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा लद्दाख को मिला था तो उसके बाद उनको लग रहा था कि उस यूनियन टेरिटरी के दर्जे में उनके साधन और उनकी नौकरियां जा रही है। फिर लगातार उसकी मांग जो कर रही थी लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से, तो बातचीत की प्रक्रियाएं भी शुरू हुई, लेकिन उस बीच जो है बातचीत की प्रक्रिया से कुछ निकला नहीं है। उस बीच जो है लद्दाख में लोगों की मांगें और बढ़ने लगी और सोनम वांगचुक जो कि एक एक्टिविस्ट है, उनकी अगुवाई में एपेक्स बॉडी बनाई गई लद्दाख और करगिल के लोगों की, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुछ जाने पहचाने चेहरे शामिल हुए और वो लगातार पिछले कई महीनों से जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक तो लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा मिले, दूसरी मांग जो इस एपेक्स बॉडी की है वो ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। वहाँ ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेकिन उसके पास उतने इख्तियार नहीं हैं जितनी किसी विधानसभा के पास होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि जो साधन लद्दाख के हैं उन पर मात्र लद्दाख के लोगों का ही जो है हक रहे, उसमें बाहर से किसी भी व्यक्ति का जो है वो हक न रहे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है पिछले कुछ दिन से सोनम वांगचुक लद्दाख में ही अनशन पर बैठे हुए थे। कल शाम को उनको अनशन की जगह से हटाने की कोशिश की गई थी, जिसके विरोध में एपेक्स बॉडी ने आज लेह लद्दाख में बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते हजारों की तादाद में लोग, खासतौर से युवा जो हैं, वो लेह में इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और पहली बार, मुझे भी जब तक याद है, सालों में पहली बार देखा जा रहा है कि उग्र हो गए प्रदर्शनकारी। उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने एक सीआरपीएफ के वाहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो जो बीजेपी का दफ्तर है लेह लद्दाख में, उसके बाहर केंद्र सरकार को मैसेज देने के लिए प्रदर्शन करते रहे और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए जो टीम बनाई है वो कुछ कर नहीं रही है। माफी चाहता हूं। और कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार को लद्दाख के लोगों की, खासतौर से एपेक्स बॉडी की तरफ से रखी गई मांगों को मानना चाहिए। बहुत धन्यवाद अशरफ वानी, बहुत विस्तार से अशरफ आपने ये सारी जानकारी दी है। छठी अधिसूचना का भी उल्लेख हमारे संवाददाता ने किया। अशरफ, हम चाहेंगे कुछ देर आप हमारे साथ और रुके रहिए। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लद्दाख की तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार वहां पर हो रही है। सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी भूख हड़ताल की थी। केंद्र सरकार का जो रुख है वो भी लद्दाख के लोगों के प्रति नर्म है और अशरफ, केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो फिर पेच कहां पर फंसा है, अड़चन कहां है अशरफ? अड़चन यहाँ पर है कि कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही लद्दाख के लोग मांग कर रहे थे। जैसे मैंने आपको शुरू में सईद कहा कि लद्दाख के लोगों की दशकों से मांग थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग करके पूर्ण जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिले। 2019 में वो मांग जो है केंद्र सरकार ने एक मुश्त जो है
पूरी कर दी और लद्दाख को अलग जम्मू कश्मीर से किया और उनको जो है यूनियन टेरिटरी का जो है दर्जा दिया। और इस यूनियन टेरिटरी के दर्जे के चलते जो चाहते थे लद्दाख के उनका काया पलट होगा वहाँ लद्दाख में, क्योंकि उसके कुछ नियम और कानून होते हैं। उसके चलते जो है कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों को लगा कि यूनियन टेरिटरी में उनका नुकसान हो रहा है, उनको नुमाइंदे चुनने यानी असेंबली के मेंबर चुनने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं होगी। और उनका सबसे बड़ा आरोप जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये था कि बाहर से लोग यानी जो अधिकारी होते हैं दिल्ली से आके जो है लद्दाख के लोगों पर न सिर्फ राज करते हैं बल्कि साथ ही साथ वही वहाँ की रणनीतियाँ, वहाँ की विकास, वहाँ के तौर तरीके जो हैं तय करते हैं। और इस पर जो है सबसे बड़ा जो है पैच लद्दाख में बना है, क्योंकि लद्दाख देश का मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जो न सिर्फ सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से है बल्कि यहाँ पर जनजीवन भी काफ़ी मुश्किल है। 6 महीने यहाँ पर सर्दी रहती है। अच्छा, और उसके साथ साथ अशरफ, टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो लद्दाख में ही है। ये छठी अनुसूची में क्या है? थोड़ा सा अगर समझाएंगे तो हमारे दर्शकों को के लिए अच्छा रहेगा। उसमें जो 6 शेड्यूल है वो मांग भी लद्दाख के लोगों की काफ़ी समय से थी। 6 शेड्यूल में जो है पूरी तरह से एक हम कहेंगे कि एक स्वायत्ता है, एक तरह की एक खुदमुख्तारी है वो लद्दाख के लोगों की रहेगी। उनके साधन जो हैं वो उनके पास रहेंगे, उनमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यहाँ की 6 शेड्यूल में जो हैं उनमें बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में जो आरक्षण है वो भी लद्दाख के लोगों को देना पड़ेगा सरकार को, यदि वो 6 शेड्यूल में लद्दाख को मानती है। 6 शेड्यूल एक ऐसा प्रावधान है जिसमें उस इलाके में आम लोगों के या कोई खास जाति हो उसके हितों की रक्षा के सभी प्रावधान हैं, जिसमें वहाँ पर जो है जो वहाँ के साधन हैं लद्दाख के, चाहे वहाँ के पहाड़ हो, वहाँ के पानी के साधन हो, उन पर लद्दाख के लोगों का ही पूरी तरह से हक रहेगा। और साथ ही साथ जो है उनकी भाषा, उनका रहन सहन जो है उसकी रक्षा का भी प्रावधान 6 शेड्यूल में है। ये 6 शेड्यूल यदि केंद्र सरकार मानती है लद्दाख के लोगों की ये डिमांड, तो कहीं ना कहीं फिर केंद्र सरकार तो अशरफ मान रही है ना। वो तो केंद्र सरकार तो कह रही है कि हम आपको छठी अनुसूची में शामिल करेंगे, देंगे आपको सब कुछ, आपके अधिकार या आपकी मांगे पूरी करेंगे। तो उसमें कहाँ कुछ अड़चन है या उसमें भी कुछ फंसा हुआ है मामला? नहीं, उसमें भी कुछ फंसा हुआ मामला है। सही, दरअसल बातचीत की प्रक्रिया जो थी उसमें एक बिंदु जो है वो पूरा किया गया था लद्दाख की एपेक्स बॉडी के साथ कि जो वहाँ पर नौकरियां हैं वो स्थानीय लोगों को मिलेगी, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले वहाँ के जो वहाँ पर इदारे हैं या वहाँ के ऑफिसेज हैं या साथ ही साथ जो लद्दाख के वहाँ के निजी ऑफिसेज हैं। लेकिन 6 शेड्यूल को लेकर जो आपने महत्वपूर्ण पूछा था कि 6 शेड्यूल को देने से आखिर क्यों केंद्र सरकार जो है किनारा कर रही है या उसको नहीं मान रही है, क्योंकि यदि लद्दाख को केंद्र सरकार 6 शेड्यूल का दर्जा देती है तो ये मांग देश के कई सारे इलाकों से उठेगी, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो आसाम हो। वहाँ पर भी इसी तरह पहाड़ के लोगों में अलग जनजातियों के लोग, अलग इतिहास के लोग रहते हैं, तो वो उनके लिए एक रास्ता बनेगा कि जब लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया गया केंद्र सरकार की तरफ से तो उनको क्यों नहीं। तो देश में अलग अलग हिस्सों में किसी तरह का विवाद रोकने के लिए केंद्र सरकार 6 शेड्यूल को छोड़कर सभी मांगों पर राजी है। अच्छा अशरफ, हम थोड़ा सा हटकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या इस पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के पीछे कोई ना कोई राजनीति भी है, कांग्रेस भी है? बिल्कुल आपने सही कहा सईद। और दरअसल जिस अंदाज से जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जिसके इशारे कई बार विपक्ष के नेताओं ने, विपक्षी दलों ने दिए कि इस तरह का आंदोलन या इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो देश में भी संभवता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो भी हाथ इसके पीछे देखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम लद्दाख की बात करें, यहाँ पर 2014 तक पूरी तरह से कांग्रेस का वर्चस्व था। लद्दाख में इतनी ही अहमियत नहीं है कि ये एक
एरिया के एतबार से बहुत बड़ा इलाका है, बल्कि आबादी भी बहुत कम यहाँ देश के बाकी इलाकों के मुकाबले में रहती है। और बीजेपी ने पहली बार सत्ता, या हम कहें वहाँ का जो लोकसभा चुनाव है वो जीता था, 2019 में भी जीता था, लेकिन 2024 में यहाँ पर बीजेपी नहीं जीती है। यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं लोकसभा चुनाव में विजय हुए। और लद्दाख की अगर बात करें तो ये दो प्रमुख जिलों पर है। एक तरफ से लेह जो बुद्धिस्ट बहुल इलाका है या डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरी तरफ जो है करगिल है जिसमें मुस्लिम बहुल शिया आबादी रहती है। और कहीं ना कहीं जो है इस संगठन को, इन दोनों जिलों को साथ में रखने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की राजनीति यहाँ पर चलती रही है। और ये देश का ताज कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले लद्दाख आता है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो चीज़ें लद्दाख से शुरू हो जाती हैं वो देश में फिर नीचे नीचे आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि इसमें राजनीतिक तौर पर कांग्रेस जो है इस मांग के पीछे खड़ी है। न सिर्फ उनके जो हिल काउंसिल में मेंबर हैं वो इसकी मांग करते रहे हैं, बल्कि जो एपेक्स बॉडी है उसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका इतिहास कांग्रेस और विपक्ष के साथ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आता है, उसके साथ रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, अब इसने हिंसा का रूप ले लिया है, आगजनी हो रही है, इस बेहद सुंदर शांत प्रदेश में इस तरह का प्रदर्शन, पथराव, आगजनी, हंगामा, अशरफ, इसे किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल सही। दरअसल जब पिछले 3 दशक से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, मिलिटेंसी थी, लद्दाख में उसका 0% भी कोई असर नहीं दिखा था। जब करगिल युद्ध हुआ था, करगिल के लोग, लद्दाख के लोग भारतीय सेना के साथ उस युद्ध में शामिल हुए और भारत को जीत दिलाई उस युद्ध में। लद्दाख की महत्वपूर्णता इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ी सीमा जो है लद्दाख यूटी की, एक तो चीन के साथ लगती है करीब 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और उतना ही करीब 300 से लेकर 500 किलोमीटर जो नियंत्रण रेखा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है करगिल में। तो कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाका होने के कारण केंद्र सरकार के लिए यहाँ पर किसी तरह का तनाव जो है वो अच्छा संकेत नहीं है। यही कोशिश रही है शुरू से केंद्र सरकार की तरफ से, वो लद्दाख के लोगों की हर बात को मानती रही है। लेकिन जब तक मुझे भी याद है, मैं पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देख रहा हूँ, पहली बार इस तरह देखा गया है जब लद्दाखी लोगों ने, जो काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं, काफ़ी पीसफुल माने जाते हैं, उन्होंने इस हिंसा को जो है भड़काया है। वहाँ पर पहली बार जब कश्मीर में रोज़ पत्थरबाजी होती थी, लद्दाख में कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी, यहाँ पर आज पत्थरबाजी भी हो रही थी। और जो मेरी स्थानीय लोगों से बात हुई है, पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना था कि जो युवा थे, यानी जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान लोग हैं, वही पत्थरबाजी कर रहे थे। कोई बुजुर्ग या कोई मैच्योर्ड जो उम्र रसीद आदमी है, उनकी तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश या विश्व के अलग अलग देशों के हाल या नेपाल के हाल में ही जो है चीज़ों को देखते हुए, कहीं ना कहीं जो है जो यंग जनरेशन है, जो जी जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं जो है अब इस तरह के आंदोलनों में जो है शामिल हो रही है, जो कहीं ना कहीं समाज और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अशरफ, बेहद गंभीर बात आपने कही है, और हमारे देश के युवा जब इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो उनके लिए अफसोस होता है, उनके लिए चिंता होती है। अब आप हमें ये बताइए कि जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लद्दाख को, क्या उसके बाद से इस तरह प्रदर्शन लद्दाख में देखने को मिले हैं? लद्दाख में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और क्या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद लद्दाख के विशेष अधिकारों का भी हनन हुआ है, वो भी समाप्त हुए हैं? नहीं, सही। दरअसल जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब जो अनुच्छेद 370 के प्रावधान
जम्मू कश्मीर में थे वो लद्दाख के लोगों को भी मिलते थे, चाहे वो करगिल के थे या बुद्धिस्ट जो लद्दाख के थे या फिर डोगराज जो कि जम्मू के हैं या हिंदूज जो कि जम्मू में हैं। वो प्रावधान उन सभी लोगों को थी। उसमें सबसे बड़ा प्रावधान जो था कि जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की है, उन सरकारी नौकरियों पर सिर्फ स्थानीय लोग ही आवेदन कर सकते थे। देश के बाकी किसी भी हिस्से का कोई भी जो है व्यक्ति उन नौकरियों में जो है वो अपने आवेदन नहीं दे सकते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो अशरफ, थोड़ा सा समय की कमी, हमें आपको रोकना पड़ रहा है, दोबारा आपके पास आएंगे। बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने ये समझाया कि लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग क्यों हो रही है और कैसे बेहद सुंदर, खूबसूरत, शांत ये जगह आज अशांति का अड्डा बनी हुई है।